नमस्कार बच्चों। आज अपन जो 11th क्लास का फंक्शन चल रहा है उस पे एक नया फंक्शन लेके आए हैं। उसको आप गौर से करें और पुराने फंक्शन को दोहराते रहें, ये बात का ख्याल रखें। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम है चर घातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक ऐसा होता है, ये लिखा होता है f(x) इजिकल टू a⁴x, और यहाँ पर एक ही कंडीशन दी होती है कि a इज ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इजिकल टू 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक्सपोनेंट होता है। तो जो ये लिखा है इसको अपन y मान लेते हैं, क्योंकि x अक्ष डोमेन यहाँ से देते हैं और रेंज y पे निकलता है। ए क्या है? ए के बारे में बता दें कि ये बेस है, ये आधार है और ये घात है, यानी एक्सपोनेंट है, पावर है। ठीक है, और एक बात और ए के बारे में बता दें कि ये जो है अचर है, यानी कांस्टेंट है, ये स्थिरांक है, और ये x है अपना, ये चर है, वेरिएबल है। तो आप समझ में आ गया होगा कि a⁴x जो लिखा है उसमें a अपना क्या है? आधार है, o कांस्टेंट है और x चर है, वेरिएबल है, जिसमें अलग अलग मान हम रख सकते हैं। आधार के बारे में इसने प्रतिबंध लगा दिया है। क्या प्रतिबंध लगा दिया है? कि a इज ग्रेटर देन 0। क्या प्रतिबंध लगा दिया? कि a इज ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इजिकल टू 1। ग्राफ हम पहले से बना लिए हैं आपके लिए, आप देखते रहिएगा कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है चर घातांकी फलन है, इसके दो ग्राफ हैं। उसका कारण क्या है कि एक बात ये बोल रहा है कि a इज ग्रेटर देन 0, इधर सब पॉजिटिव होते हैं, इधर सब नेगेटिव होते हैं। अब एक कहता तो है कि a इज ग्रेटर देन 0 और a डज नॉट इजिकल टू 1। नंबर लाइन से आप दोस्ती बनाएंगे तो दो बात बोलता है कि ग्रेटर तो हो पर 1 ना हो, माने एक यहाँ से यहाँ तक की बात बोलता है और एक इधर से इधर की बात बोलता है। मतलब एक बोलता है कि जो मेरा x होगा, a होगा, बेस होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, और एक जो हमारा आधार होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। माने एक कंडीशन ए बन गई और एक कंडीशन ए बन गई। ठीक, तो आपको हम बता दें यहीं पर कि जब अपना ए ग्रेटर देन 1 होता है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ग्राफ को ध्यान रखते रहिएगा। जब a इज ग्रेटर देन 1 होता है तो मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, और जब मेरा a 0 और 1 के बीच में होता है तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, माने डिक्रीजिंग बनता है। माने दो तरह के ग्राफ हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ है वो उसके बेस पर निर्भर करता है कि मेरा बेस कैसा है। ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग है, और 0 और 1 के बीच में बेस है तो डिक्रीजिंग है। बात ठीक है। अब कोई ये बोले आपसे, ये बोल दे, ये कह दे आपसे कि नहीं भाई, क्या ये -2⁴x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है?
तो आप कह दोगे कि नहीं है, क्योंकि इस केस को लागू नहीं करता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। या कि कोई कह दे कि 1 की पावर x क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। क्या 0 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ए भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो बेस है तो ग्रेटर देन 0 नहीं है। यहाँ पर बेस ग्रेटर देन 0 तो है, पर 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पर बेस 0 है, तो होने का कोई सवाल ही नहीं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो तभी होगा जब उसका बेस ग्रेटर देन 0 हो और 1 के बराबर ना हो। जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप लें, समझ रहे हैं ना, तो उसके बेस को ज़रूर देखें। जब तक उसके बेस को ए इज ग्रेटर देन 0 और ए डज नॉट इक्वल टू 1 नहीं होगा, तब तक वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये समझें कि हम कभी कभी ये देखते हैं कि लोग या कि किताबों में कुछ मिलता है कि y इक्वल टू ई की पावर x। हम केवल y इक्वल टू ई की पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लेते हैं, क्योंकि किताबों में जो है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब बताया जाता है उसमें तो केवल ये लिखा रहता है कि y इक्वल टू ई की पावर x और इसका एक ग्राफ बना होता है। सत्य है कि y इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ ये होता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पर उसका ये रीजन नहीं है कि केवल यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शर्त को पालन करता है। देखें जरा, जो ई है तो ई फॉर एलिफेंट नहीं है, ये जो ई है इसकी वैल्यू लगभग कहें कि 2.71 होती है। यानी कहें कि जो ई की वैल्यू होती है तो 2 और 3 के बीच में होती है। जो ई है अपना, जो ई है ये अपना अचर है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। जो ई अपना है ये नेपियर कांस्टेंट है। कैसा है? नेपियर स्थिरांक है, ठीक है। और ई जो अपना है वो अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो आप समझ गए हो ई के बारे में, और ई पर अपन आगे और चर्चा करेंगे कि ये नेपियर कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू लगभग इतनी होती है। अब देखो, जो ये y इक्वल टू ई की पावर x है, इस शर्त का पालन करता है, इस शर्त का पालन करता है। इसका बेस क्या है? e है। ये देख लो, ग्रेटर देन 1 है ना, ग्रेटर देन 1 ये बेस है ना, ये ग्रेटर देन 1 है। और ये भी देख रहे हो कि ये जो चीज़ है, कहें कि a इज ग्रेटर देन 0 का पालन कर रहा है, 0 से बड़ा है। और ये भी देख रहे हो कि a 1 के बराबर नहीं है, मतलब 1 से अधिक है। हाँ, तो ये सत्य है कि इसका बेस जो है तो 1 से अधिक है। इसका ग्राफ यही बनेगा। ये जो ग्राफ है y इक्वल टू ई की पावर x का भी ग्राफ यही बनेगा, इंक्रीजिंग। ये समझें कि 1 से ज़्यादा जितने भी नंबर होंगे नंबर लाइन में, इधर बढ़ते हैं हम ना, इधर बढ़ते हैं, इधर को 0 से इधर जाएंगे बढ़ते जाएंगे, 0 से इधर जाएंगे तो घटते जाएंगे। तो जितना 1 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, यदि वो बेस है उसका, तो निश्चित रूप से इसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा। तो आप ई की पावर x को समझ गए होंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसका इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ई अपरिमेय संख्या है, इसका मान 2.71 लगभग होता है। तो ये सारी बात आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब अपन ऐसा करते हैं कि आखिर ये इंक्रीजिंग ग्राफ बनता क्यों है,
आखिर डिक्रीजिंग ग्राफ बनता क्यों है? चूँकि बता दिए कि जो फंक्शन होता है पहले से परिभाषित होता है, हमको केवल उनको पढ़ना है। तो ग्राफ को आप ध्यान रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो ग्राफ होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक ग्राफ ये होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग। ए कब होता है? जब ए 1 से बड़ा होता है। और ये वाला ग्राफ कब होता है? जब ए जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। हम क्या करते हैं अब कि इन दोनों कंडीशन को देखते हैं। एक 1 से बड़ा ले लेते हैं, कोई नंबर ले लेते हैं, और एक 0 और 1 के बीच में ले लेते हैं। तो मान लीजिए ग्राफ का नेचर हम समझते हैं। एक ले लेते हैं हम लोग y = 2 की पावर x, और एक ले लेते हैं y = 1/2 की होल पावर कितना x। और इन दोनों ग्राफ के नेचर को समझते हैं कि दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों कंडीशन को लागू कर रहे हैं। ए वाला क्या है? a डज नॉट = 1 है, और ए वाला 0 और 1 के बीच में, ठीक है। दोनों चीज़ हम लेके देखते हैं, ठीक है। एक 1 से अधिक लेके देखते हैं। तो इस पे एक हम टेबल बनाए लेते हैं। इस टेबल पे आप उसको ग्राफ के नेचर को आप समझोगे कि आखिर ग्राफ का नेचर क्या करता है। एक हम x वैल्यू डालेंगे, जानते हो x अक्ष से हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो y = एक 2 की पावर x ले लेते हैं, एक y = 1/2 की होल पावर x ले लेते हैं। ये दोनों चीज़ ले लेते हैं, एक साथ दोनों ग्राफ को हम समझते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें कि ए वाला ग्राफ ऐसे कैसे बनता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है a⁴x, ए कंडीशन लगती है >0, ए डज नॉट = 1। तो ए इंक्रीजिंग ग्राफ क्यों बनता है? तो हमने 1 से अधिक ए वाला पोर्शन ले लिए, यहाँ पर ले लिए अपन क्या ले लिए? 2 ले लिए, और इधर अपन 1/2 ले लिए, ठीक। अब x के लिए हम लोग 0 रखते हैं, तो समझो जरा, 2 की पावर हो जाएगा 0। जानते हो किसी की पावर 0 होता है तो 1 होता है। अच्छा, 1 ले लेते हैं, तो 2 की पावर जब 1 लिए, x से 1 लेते हैं, तो y में क्या निकल के आता है? 2 निकल के आया। 2 ले लेते हैं, 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 3 ले लेते हैं, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। ऐसे हम मान लो कि जो x की वैल्यू है ये, तो हम इन्फिनिटी ले लेते हैं, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी ले लेते हैं, तो 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और देखें, अब माइनस की तरफ लेते हैं, इधर के ले लिए, अब इधर को लेते हैं। इधर माइनस होते हैं ना, इधर माइनस होते हैं, इधर प्लस वाले होते हैं। अच्छा, -1 ले लेते हैं, तो 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। -2 ले लेते हैं, तो 2 की पावर जो -2 होगा तो 1/4 हो जाएगा। -3 ले लेते हैं, तो 2 की पावर -3 कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम एक नंबर बहुत छोटा ले लेते हैं, -∞, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -∞, ये 1/2 की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारी क्या? 1/∞। और 1/∞ तुम जान लो कि 0 की ओर टेंड करता है। समझो मेरी बात को। जैसे 0 से हम आगे को बढ़ते जाते हैं, तो 0 पर तो 1 मिल गया, 0 पर कितना मिल गया? जैसे 0 रखे x को, तो हमको क्या मिल गया? 1 मिल गया। तो ए वाला पॉइंट हो गया, 0 पर लिए तो 1 मिल गया, ए वाला पॉइंट। समझ में आ गया? अब जैसे x को हम आगे को बढ़ाते जाते हैं, तो गौर करो, x को बढ़ाए हम, तो ये y क्या हुआ? बढ़ता गया, माने 2 गुना बढ़ा। 3 रखे घात में 3 गुना बढ़ा, माने बढ़ता गया। और इन्फिनिटी ले लिए तो इन्फिनिटी हो गया। इस शर्त को आप समझें। जैसे जैसे हम x को बढ़ाते गए तो ग्राफ तेजी से बढ़ता गया,
पर जब हम इन्फिनिटी ले लिए, इन्फिनिटी को ही अब इसके आगे लिखे हैं इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी परिभाषित तो नहीं है कि क्या है, पर ये जरूर है कि इनके आगे लिखे हैं तो इन सबसे कोई बड़े नंबर होगा। तो ये जब हमने इन्फिनिटी x को लिया तो ये फिर क्या हुआ, इन्फिनिटी आ गया, मतलब x को इन्फिनिटी लिए तो हमारा y कहीं बहुत बड़े नंबर की ओर चला गया। मेरा ग्राफ क्या हुआ, किसी बड़े नंबर की ओर चला गया। वो हम नंबर जानते नहीं है कौन सा नंबर है, पर उस नंबर की ओर वो मेरा ग्राफ चला गया। तो देख लो ये वाला ग्राफ क्या बन गया हमारा, इन्फिनिटी पर कहीं वो नंबर मिलेगा, कहीं वो नंबर मिलेगा, कहाँ मिलेगा ये जानकारी, ना तो इस लाइन की जानकारी है कहाँ तक जाएगा, ना तो इन्फिनिटी का पता है कि कहाँ तक जाएगा। तो यदि इन्फिनिटी लिए x की पावर तो y कहाँ चला गया, इन्फिनिटी में किसी बड़े नंबर के पास चला गया हमारा ग्राफ। तो ये बात समझ में आई होगी। दूसरी बात, जब हम 0 से इधर घटे, 0 पर तो 1 मिल गया, -1 लिए तो ग्राफ घटा, 0 पर तो 1 था पर -1 लिए तो कितना हो गया, 1/2 घट गया, -2 लिए तो और घट गया, -3 लिए तो y और घट गया। और इसी तरह से हम जब -इन्फिनिटी ले लिए, अब -इन्फिनिटी जो है ये कहीं छोटा ही नंबर होगा, है ना, समझ भाई, इनके और आगे ले रहे हैं तो कोई छोटा ही नंबर होगा, परिभाषित तो है नहीं पर है कुछ न कुछ छोटे नंबर, है ना, -इन्फिनिटी। तो जब हम -इन्फिनिटी लिए तो जानते हो 1/2 इन्फिनिटी हो जाएगा 2 की पावर, ये बन गया तुम्हारा कितना, 1/इन्फिनिटी। अब माने अब तुम थोड़ा समझो कि जो 1/इन्फिनिटी बन गया हमारा, ये समझो जरा, तो एक को किसी बड़े नंबर से जब डिवाइड करोगे तो एक छोटा होता जाएगा, नहीं समझो, एक को जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे उतना ही छोटा होता जाएगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। अब इन्फिनिटी इधर का भाग हो गया, इधर का भाग हो गया, तो इन्फिनिटी कोई बड़ा नंबर है, तो इन्फिनिटी से जब हम 1 को डिवाइड किए तो 0 तो नहीं होगा, पर 0 की ओर क्या होगा, वो टेंड होने लगेगा। तो मेरा y देखो घटते 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 0 की ओर अग्रसर होने लगा, पर मेरे x अक्ष को कहीं छुएगा नहीं। यदि x अक्ष को छू दिया इसका मतलब ये हुआ कि हम y बराबर 0 पा गए, पर y 0 होने का नहीं, वो तो बहुत छोटे नंबर की ओर, मैंने छोटे यानी 0 की ओर टेंड कर रहा है, इसलिए मेरा ग्राफ इधर x अक्ष को नहीं छुआ। थोड़ा और समझ लो कि x अक्ष जो होता है यहाँ पर y 0 के बराबर होता है, और जहाँ y अक्ष होता है यहाँ पर x 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो जब हमारा x अक्ष को ग्राफ छुए नहीं, मतलब y 0 के बराबर नहीं हुआ। बात समझ में आई। अब तुम यहाँ देखो कि हमने रखा क्या है, रखा पूरे नंबर है, 0 से लेके पूरा पॉजिटिव, 0 से लेके पूरा निगेटिव, यहाँ तक रखा, माने प्लस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी रखा। पर मेरे रिजल्ट पर तुम गौर करोगे तो कोई भी रिजल्ट निगेटिव नहीं आया है, माने कोई भी y निगेटिव नहीं आया है, ना तो 0 आया है। मतलब किसी भी x के लिए मेरा y ना तो 0 आया है और ना तो निगेटिव आया। तो बात समझ में आ गई होगी कि x जो डोमेन है, इनपुट है, हमने हर तरह के रखे, पूरे रियल नंबर रखे, पर जो आउटपुट आया वो ना तो 0 आया और ना तो नेगेटिव आया। वो भी तुम ध्यान रख लो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा कभी ना तो 0 आएगा और ना तो कभी नेगेटिव आएगा। तो आने वाला जो है तो रेंज कहलाता है, और जो डालने वाला होता है तो डोमेन कहलाता है। तो कन्फर्म हो गया होगा कि इसकी डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, पर इसकी जो रेंज है तो पॉजिटिव रियल नंबर है। देखो ये पॉजिटिव चीज़ आई है, 0 भी नहीं आया है। अब इसके बिहेवियर की हम खबर करते हैं। देखो x जब 0 रखे, x जब 0 रखे तो 1/2 की पावर 0 कितना हो गया, 1। यदि 1 रखे तो बन गया 1/2। यदि वहाँ 2 रखे तो बन गया 1/4। यदि 3 रखे, माने 3 रखे 1/2 तो बन गया 1/8। इसी तरह से 1/2 जैसे इसमें रखे थे, इन्फिनिटी रखे
तो बन गया 1/2 की पावर इन्फिनिटी, ये बन गया 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी उसी तरह से 0 की ओर टेंड करने लगा। अब देखो समझो जरा, 0 रखे तो 1 मिल गया, ये तो ठीक है। अब जब हम 2 रखे तो घटना शुरू हो गया, 3 रखे तो और घट गया, 4 रखेंगे तो और घट जाएगा। इसी तरह से हम बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी रख लिए तो 1/इन्फिनिटी हो गया। अब वही कि 1 को बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 तो होगा नहीं, वो ये 0 की ओर टेंड करने लगेगा। तो इस तरह से मेरा ये ग्राफ जो बना ये एक्स अक्ष को कहीं छुएगा नहीं। यदि छू देता है तो वहाँ क्या हो जाता, y बराबर 0 हो जाता। ये ऐसा है नहीं। तो यहाँ भी देखो कि हमने 0 से लेके x में सारी चीज़ पुट किए तो 0 तो आया नहीं y, और ना तो कोई निगेटिव नंबर आया। इधर को समझो जरा, यदि यहाँ रख दें 1/2 की पावर -1 तो बन जाएगा 2, 1/2 की पावर -2 तो बन जाएगा तुम्हारा 4, 1/2 की पावर -3 तो बन जाएगा तुम्हारा 8। इसी तरह से हमने रख दिया 1/2 की पावर -इन्फिनिटी तो बन जाएगा कितना, ये 2 की पावर इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है, इन्फिनिटी। फिर वही कहानी कि जैसे जैसे इधर को हम घटाते गए तो हमारा जो ग्राफ हुआ तो बढ़ता गया। देखो -1 पर -1 रखे तो 2 आ गया, -2 रखे तो 4 आ गया, -3 रखे तो 8 आ गया। मेरा x घटाते गए तो y भी हमारा घटता गया। देखो सॉरी, x घटाते गए तो y हमारा क्या हुआ, बढ़ता गया, और बढ़ता बढ़ता कहाँ चला गया, इन्फिनिटी की ओर। इन्फिनिटी की ओर जाने का मतलब ये है कि हम x को यदि -इन्फिनिटी रखे, बहुत छोटा नंबर रख दिए, तो हमारा ग्राफ क्या हुआ, y किसी बड़े नंबर की ओर चला गया। वो कितना बड़ा नंबर है हमको जानकारी नहीं है कि कितना बड़ा नंबर है, पर किसी बड़े नंबर की ओर चला गया। तो देखो जैसे जैसे इधर हम घटाते गए तो ये ग्राफ बढ़ता गया, और एक स्थिति ये आई कि y कहीं इन्फिनिटी की ओर कहीं चला गया। उसको हम जानते नहीं, ना तो हम इस रेखा को जानते हैं कहाँ तक जाती है, और ना तो हम इन्फिनिटी की ओर जानते हैं। हाँ, ये तय है कि हम इन नंबरों के आगे इन्फिनिटी को लिखे हैं तो ये इस नंबरों से बड़ा है, इधर माइनस इन्फिनिटी लिखे हैं माने इन नंबरों से छोटा है। तो बात आपको समझ में आई होगी कि इस ग्राफ में हम जैसे जैसे इधर की ओर 0 पे तो 1 मिल जाएगा, जैसे जैसे इधर की ओर हम बढ़ते जाएंगे, देखो बढ़ते गए तैसा है मेरा y घटता गया, और एक स्थिति आई कि 0 की तरफ टेंड करने लगा। इधर की ओर देखो जैसे जैसे हम x को घटाते गए तो y हमारा बढ़ता गया, और एक स्थिति आई कि इन्फिनिटी की ओर चला गया। तो बात समझ में आई होगी कि यदि हमारा बेस a ग्रेटर देन 1 है, माने a ग्रेटर देन 1 माने 1 से बड़ा है, कोई नंबर यदि आ जाए इधर, कोई भी नंबर 1 से बड़ा आ जाए, उसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनेगा यदि बेस 1 से बड़ा है। यदि बेस 0-1 के बीच में है तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग बन जाएगा। इसका आप अच्छे से ख्याल रखोगे, ये ध्यान रखोगे हर बार आप कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन यदि है तो उसके बेस पर निर्भर करता है कि मेरा ग्राफ कैसे बनेगा। तो आप ध्यान रखोगे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने के लिए जो उसका बेस होता है, आधार होता है, ये y = a की पावर जो x है, इसका जो ये बेस है ये अचर तो है ही ना, अचर तो होगा ही, पर a इज ग्रेटर देन 0 हो और a डज नॉट इक्वल टू 1 हो। अब चूंकि ग्रेटर देन 0 हो, डज नॉट इक्वल टू 1 हो, तो यहाँ पर दो स्थिति बन गई, एक 0 से 1 तक और एक 1 से आगे। ठीक है, तो यदि 0 से 1 के बीच में है तो एक नंबर हमने 1/2 ले लिया और दिखा दिया कि इसका ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है, और एक 1 से अधिक है तो उसके लिए हमने 2 ले लिया और दिखा दिया कि इसका ग्राफ कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। बात समझ में आई होगी। अब मेरी कहानी आती है, ग्राफ आपको शायद शुरू से लेकर लास्ट तक बनाए थे तो आपको बिल्कुल याद हो गया होगा, है ना। इसका आपको करंट अंदर गया होगा दिमाग में
कि यदि बड़ा नंबर है, बेस बड़ा है एक से, तो ग्राफ इंक्रीजिंग, यदि बेस एक से छोटा है तो बेस क्या वो मतलब ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग। ये ध्यान रखना कि कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव रिजल्ट नहीं देता और कभी जीरो रिजल्ट नहीं देता। कभी ना तो निगेटिव रिजल्ट देता ना कभी जीरो। देखो कहीं पाए नहीं हो, ना तो जीरो ना तो निगेटिव पाए हो। अब बात आती है इसके डोमेन की। डोमेन क्या होता है कि हम बोले थे कि एक्स अक्ष के समांतर एक लाइन खींच लेना और देख लेना कि एक्स में क्या क्या यूज हुआ है। तो देखो एक्स में हमने ये सारी चीज़ों का यूज किया है, सारी चीज़ों का यूज किया है। यहाँ भी एक्स में हमने सारी चीज़ों का यूज किया है, सारी चीज़ों का यूज किया है। तो निश्चित रूप से इसका जो डोमेन होगा, प्रांत होगा, यानी जो डोमेन होगा वो पूरा रियल नंबर है। यानी रियल नंबर बोले तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका डोमेन हो जाएगा। मतलब ये देखें कि यदि बेस चेंज कर देते हैं तो उसके डोमेन में कोई फर्क नहीं आता है। दूसरा बात हुई परिसर, परिसर रेंज की बात हुई है ना। तो रेंज के लिए हम बोले थे कि अब बाई अक्ष के समांतर एक लाइन खींच लेना। ये क्या बताता है, आपका रेंज बता देगा कि बाई में क्या क्या यूज किए हो। तो देख लो बाई में हमने तो जीरो यूज नहीं किया, निगेटिव रिजल्ट नहीं आया, ना तो जीरो रिजल्ट आया ना तो निगेटिव रिजल्ट आया, केवल इधर के रिजल्ट आए। इसमें भी देख लो, इसमें भी देख लो, यहाँ पर बाई ना तो निगेटिव आया है और ना तो जीरो आया, इधर का रिजल्ट आया है, इधर का रिजल्ट आया है, केवल पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो मतलब समझ गए कि इसका जो रेंज होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि जीरो से इन्फिनिटी। इनसे आप डरेंगे नहीं, इंटरवल है। यदि छोटा ब्रैकेट लगाते हैं मतलब इसको नहीं लेना है, और इन्फिनिटी में तो छोटा ब्रैकेट लगाया जाता है। हमने क्या देखा कि इसका जो रेंज बना तो क्या बना, पॉजिटिव रियल नंबर बना। तो कुल मिला के यदि हम पूरी समरी करें कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाइजिकल टू ए की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी होगा जब उसका बेस जो है ए है ग्रेटर देन जीरो हो और ए डज नॉट इजिकल टू 1 होगा। अब बेस की दो कंडीशन बन जाती हैं, एक 0 से 1 और एक 1 से इन्फिनिटी तक। तो 0 से 1 के बीच में यदि है तो ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग बनेगा, और यदि 1 से अधिक है तो ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग बनेगा, इंक्रीजिंग बनेगा। इसीलिए e की पावर x का ग्राफ ये है इंक्रीजिंग बनता है। e की पावर x का वो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसकी डोमेन आपको क्लियर हो गई होगी कि इसका जो डोमेन होता है, हम x के सारे यूज किए, x डोमेन की लाइन है तो x हमने सारा यूज किया है, तो मैंने इसका डोमेन रियल नंबर हो गया और इसका जो परिसर हो गया, रेंज हो गया। रिजल्ट में हमको केवल पॉजिटिव रियल नंबर आए हैं तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, यानी 0 से इन्फिनिटी ये होगा। ठीक है, तो शायद आपको हमारी बात समझ में आई होगी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी ना तो जीरो रिजल्ट देता है और ना तो निगेटिव रिजल्ट देता है, केवल पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और इस पे हम इसके पावर में वेरिएबल में कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छे से ध्यान करिएगा, अच्छे से ध्यान करिए, ग्राफ से बिल्कुल दूरी नहीं बनाइएगा, ग्राफ बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि यदि ए 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, यदि बेस 0 और 1 के बीच में है तो डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। डोमेन रेंज याद रखिए कि डोमेन पूरा रियल नंबर होता है, पर इसका रेंज केवल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। माने दे सब सकते हैं पर आएगा क्या, हमेशा पॉजिटिव नंबर। अच्छा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी अपना अच्छा ही फंक्शन है कि दो चाहे कुछ पर हम देंगे केवल पॉजिटिव। तुम निगेटिव रहो चाहे पॉजिटिव दो हमको, हम तुमको देंगे पॉजिटिव, ना तो हम जीरो देंगे। इस प्रकार बच्चों हमारी बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।